वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं बच्चों क्लास 10th के 4th लेक्चर में। बच्चों क्लास 3rd लेक्चर तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? आपने गोली दर्पण वगैरह पढ़ लिया है। गोली दर्पण में आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ गोली दर्पण, मतलब गोली दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, कौन से प्रकार होते हैं। तो एक मैंने बताया था उत्तल दर्पण और एक बताया था अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण हो गया था। अगर आपने उसके बारे में नहीं जाना है तो फटाफट से जाकर के पिछला लेक्चर देख लीजिए। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तब उस गोली दर्पण के आगे उससे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है तो गोली दर्पण के मुख्य बिंदु हैं। तो जो बच्चे हम लोग बात कर रहे हैं गोली दर्पण के मुख्य बिंदुओं के बारे में, इस मुख्य बिंदुओं में उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो आज हम लोग इससे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए बात करेंगे बच्चों कि ये गोली दर्पण है। तो ये कौन सा गोली दर्पण है, आपने पढ़ाई है ये कौन सा गोली दर्पण? तो बच्चों ये है अवतल दर्पण। ठीक, अवतल कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में सबसे पहले मैं बात करूं कि दर्पण बनता कैसे है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर कोई छोटी सी चूड़ी का टुकड़ा मिल जाए, चूड़ी जो कंगन या चूड़ी पहनते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि उसका अगर छोटा सा टुकड़ा अगर आपको कहीं मिल जाए, तो अगर मैं पूछूं कि इसका गोलीय भाग कहाँ है या फिर ये कहाँ से आया, तो आप क्या कहोगे? किसी कंप्लीट का ये छोटा सा टुकड़ा है। इस तरीके से मैंने आपसे कहा कि किसी गोली कांच के एक छोटे से भाग को प्रदर्शित करता है, जिसका एक भाग पॉलिश किया गया है सिल्वर ऑक्साइड से, और दूसरा रिफ्लेक्टर है, परावर्तक है। तो जब लाइट गिरता है तो परावर्तक पृष्ठ पर, ना कि पॉलिश वाले पृष्ठ पर। तो किसी गोलीय भाग की बात करें तो उसका एक भाग क्या किया गया है? पॉलिश। तो अगर बाहर वाला पॉलिश किया गया है तो इसका नाम मैंने अवतल रखा। तो जब मैं किसी गोली दर्पण के ठीक बीच वाले पार्ट की बात करता हूं, ठीक मध्य बिंदु की, तो गोली दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है ना बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं पोल, ध्रुव। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ध्रुव की, पोल की। तो पोल क्या है? तो गोली दर्पण का मध्य बिंदु। ठीक, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ध्रुव बच्चों क्या होता है तो मैं बता दूं, ध्रुव किसी गोली दर्पण का वह पॉइंट है जो एक समतल दर्पण के तरह ही माना जाता है, समतल दर्पण के तरह। ध्यान दीजिए। दूसरा मैं बात करूं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, तो मैं बता दूं आपको बच्चों कि जब गोली दर्पण, मैंने क्या बोला? गोली दर्पण किसी न किसी गोले का ही भाग होगा बच्चों। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करूं तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी गोले का ही भाग होगा। तो ये लीजिए, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट होता है। जब ये कंप्लीट हुआ बच्चों तो इसका कोई ना कोई क्या होगा? सेंटर होगा, कहीं ना कहीं किसी सेंटर से लिया गया होगा। तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसका केंद्र उस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। रिमेंबर, इसको सी से दिखाते हैं। तो गोली दर्पण जिस गोलीय भाग से लिया गया होता है, गोले से लिया गया होता है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, परिभाषा आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद बच्चों आता है तीसरा, जिसका नाम है मुख्य अक्ष, जिसको हम लोग हिंदी में मुख्य अक्ष और इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं बच्चों। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और पोल मतलब ध्रुव, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा होती है। काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। आई रिपीट कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा पोल से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा दिखाई नहीं देती है, जिसके थ्रू हम लाइट के आने और जाने के बारे में बात अभी करने वाले हैं। इस काल्पनिक रेखा का नाम मुख्य अक्ष होगा। ठीक, नेक्स्ट बच्चों आएगा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब मैं वक्रता त्रिज्या की बच्चों बात करता हूं तो वक्रता त्रिज्या मतलब क्या? सेंटर आपके पास है, परिधि आपके पास है, तो केंद्र से लेकर के जो पोल तक का डिस्टेंस होता है, पोल मतलब ध्रुव,
केंद्र से पोल ध्रुव तक की दूरी को हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं बच्चों। वक्रता त्रिज्या को दिखाया जाता है आर से, वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं और ये दूरी है, याद रखिएगा दूरी है, डिस्टेंस है। देख फिर बात आती है पांचवें फैक्टर की बच्चों। पांचवा फैक्टर क्या है? जब प्रकाश की किरण आती है तो कैसी होती है? एक पर्टिकुलर रे को मैं दिखा रहा हूं, ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और जब टकराती है तो टकराएगी, अगर ये अवतल है तो अंदर की ओर आएगी, अगर ये उत्तल होता तो बाहर की ओर चली जाती। तो जब प्रकाश की किरण आती है तो टकराने के बाद मतलब परावर्तन के पश्चात वो प्रकाश ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाश मुख्य अक्ष पर जहां काटती है या फिर काटती हुई प्रतीत होती है, जहां मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु का नाम फोकस कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? फोकस। फोकस को किससे दिखाते हैं? एफ से। आई रिपीट कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरणें आती हैं, परावर्तित होती हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां काटती है काटती प्रतीत होंगी, उसे हम फोकस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों 6 फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को बच्चों हम लोग दिखाते हैं स्मॉल एफ से। तो व्हाट डू यू मीन बाय फोकल लेंथ? जब प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं काटती है तो फोकस मिलती है, और फोकस एफ से लेकर के पोल तक की जो दूरी होती है, फोकस एफ से लेकर के जो पोल तक की दूरी, ये मिड पॉइंट की जो दूरी होगी, उसे फोकस दूरी स्मॉल एफ कहते हैं। तो ये दूरी हो गई स्मॉल एफ, और बच्चों सी से पी तक की दूरी तो कैपिटल आर थी, याद रहेगा। फिर उसके बाद आता है ये काल्पनिक, देखिएगा एक मैंने तल बनाया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर परावर्तन के पश्चात काट ही चुकी है, इसका नाम मैंने फोकस अभी रखा हुआ है। इस फोकस को जिस काल्पनिक तल में उपस्थित या फिर पाया जाता है, इस फोकस को जिस काल्पनिक तल में पाया जाता है, उस तल को फोकस तल कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फोकस तल, लिख लेंगे ना, फोकस तल। ठीक है, फोकल प्लेन कहते हैं इसको। तो फोकल प्लेन जिस तल में, जिस काल्पनिक तल में फोकस पाया जाता है, उसे हम फोकल प्लेन कहते हैं। बात याद रखिएगा। ये तो बातें हो गई बच्चों सारे पॉइंट्स की। सारे पॉइंट का डेफिनेशन हमें आपसे याद चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी ही होंगी, सभी चीजें ज्यादा आसानी से आप तक पहुंचेंगी। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। इसके बच्चों कुछ फैक्टर है जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसके तहत हम लोग आगे काम करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले गोलीय दर्पण से परावर्तन के कौन कौन से ऐसे नियम है उनको देखेंगे। पहला बच्चों देखेंगे कि मेरे पास ये गोलीय दर्पण है, ठीक, ये गोलीय दर्पण है। ये गोलीय दर्पण में जब मैं बात करता हूं कि जब प्रकाश की किरण समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है बच्चों जो आपकी P से और C से होकर जा रही है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, परावर्तित होगी, तो सदैव वो किससे होकर जाएगी? फोकस से। याद कर लीजिए, अब हमें यही आगे काम आने वाला। जब कोई प्रकाश किरण प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। याद कर लीजिए पहला नियम। दूसरा बच्चों देख लीजिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये दूसरा नियम। पैरेलल जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होकर जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। बच्चों तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है अगर कोई प्रकाश की किरण मतलब रे वक्रता केंद्र से होकर जाए, ये वक्रता केंद्र मान लीजिए, अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो सदैव वक्रता केंद्र से वापस लौटती है।
तो ये पहला आपने देखा समांतर जाने वाली फोकस, दूसरा देखा फोकस से जाने वाली समांतर हो गई, और तीसरा देखा कि सी से जाने वाली प्रकाश किरण सी से ही लौट जाती है। ये नियम हमेशा हर कंडीशन में फॉलो होंगे और इसी के आधार पर हम प्रतिबिंब बनाएंगे। याद रखिएगा बच्चों, प्रतिबिंब। अब जब मैं प्रतिबिंब के बारे में बता चुका हूं कि आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, तो अब जो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनने की प्रक्रियाएं स्टार्ट होंगी, शुरू होंगी। ओके, चलिए, तो ये हो गए गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के लिए कुछ नियम। ये कुछ नियम थे। अब गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो क्या है संबंध बच्चों, आइए चेक कर, इसको हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसके बीच में रिलेशन हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं। बच्चों, ये हमने फिर एक गोलीय दर्पण दिखाने की कोशिश करी है यहाँ पे, और ये कौन सा दर्पण है, ऑफकोर्स अवतल दर्पण है, और ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दिया। जब मैं प्रिंसिपल एक्सिस की बात करता हूं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने कोई प्रकाश से किरण समांतर दिखा दी है, समांतर, और ये प्रकाश की किरण जब इससे परावर्तित होगी तो कहां से होकर जाएगी, ऑफकोर्स अभी हमने बताया कहां से होकर जाती है, फोकस से। बच्चों, ये फोकस से होकर जा रही थी। जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट देती है F, जिसका नाम हमने फोकस रखा, ये आपका हो गया पोल। जब प्रकाश की किरण यहाँ से टकरा कर जाती है तो जहां टकराती है ना बच्चों, वहां से हम नॉर्मल खींचते हैं। एक बात याद रखिएगा, नॉर्मल हमेशा लंबवत होता है, किस पर, पृष्ठ पर। तो बच्चों मैं बता दूं कि अगर गोलीय पृष्ठ है उस पर अगर अभिलंब नॉर्मल खींचेंगे तो वो हमेशा इसको बीच में से काटेगा और हमेशा वो केंद्र से होकर जाएगा, हमेशा। तो ये केंद्र से होकर जा रहा है, तो जब प्रकाश की किरण केंद्र से होकर जा रहा है तो उस केंद्र का नाम वक्रता केंद्र होगा ना, और यहाँ पर आपने दे दिया M, क्योंकि हमने ये मान रखा हुआ है कि ये जो अपर्चर है इसका वो बहुत छोटा है, अपर्चर जो है इसका छोटा है, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, छोटा होने के कारण ये जो पोल है इस पॉइंट की काफी क्लोज है, किसके, ये जो पॉइंट आपने दिया हुआ है, मान लीजिए ये P डैश, ये काफी क्लोज है क्योंकि इसका अपर्चर छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, इसका अपर्चर छोटा है। छोटा होने की वजह से ये लगभग दोनों क्लोज है। ठीक, यहाँ से लंब डाला, क्यों डाला बच्चों, इसलिए ताकि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए, एक संपूर्ण त्रिभुज मिल जाए। तो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज मिल गया और वो त्रिभुज हो गया बच्चों ट्राइंगल CMP। इसको मैं एक ही पॉइंट पे मान रहा हूं क्योंकि गोलीय दर्पण का अपर्चर मतलब द्वारक छोटा है, इसकी वजह से लंब। ठीक है, यहाँ पे आप एक वर्ड लिख लीजिए, आपतन बिंदु M से लंब, ये लंब है बच्चों, अभिलंब नहीं है, लंब MP डैश डालने पर MP सिमिलर है, समरूप है, बराबर है किसके, MP डैश के। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका द्वारक छोटा है, याद रखिएगा। अब मैं बात करूंगा ट्राइंगल CMP में, क्या है CMP में बच्चों। तो सबसे पहले ये देखिएगा, जब प्रकाश किरण यहाँ गिरी थी तो ये वाला एंगल ऑफ I और ये वाला एंगल ऑफ R आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, एक बात मैं और बता दूं कि प्रकाश की किरण ये जो Z बना रही है, Z मतलब अंतः एकांतर कोण में ये वाला जो कोण बनेगा वही सेम एंगल बच्चों यहाँ भी बनेगा I। तो यहाँ पर भी I, यहाँ पर भी I, ये दोनों आपस में परावर्तन के नियम से सेम होंगे। ठीक है, तो दिखाइए बच्चों, यहाँ पर आप इसका नाम रख दीजिए कुछ ताकि आपको दिखाने में थोड़ा आसानी हो जाए। यहाँ पे नाम लिख दीजिए Q, तो QMC, एंगल QMC इज इक्वल टू QMC इज इक्वल टू CMF। CMF किस नियम से, परावर्तन के नियम से। ये बात क्लियर होगी, परावर्तन के नियम से।
अब मैं बात करूं, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो एंगल ऑफ क्यू एम सी की वैल्यू बराबर होगी एम सी एफ। एंगल ऑफ एम सी एफ किस नियम से? अंतः एकांतर कोण, ये भी बराबर हो गया। बात समझ में आई? अब मैं बात करूंगा कि जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो जब इनके सम्मुख भुजाएं आपस, जब कोण बराबर होते हैं बच्चों ना, तो इनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, क्योंकि इसके ये दोनों आपस में बराबर हुए, ये आर है, ये दोनों आपस में बराबर इक्वल, तो ये इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो अर्थात हम ये लिख सकते हैं क्या? एंगल ऑफ सी एम एफ इज इक्वल टू एंगल ऑफ एम सी एफ, और ये दोनों आपस में बराबर, तो इसके सामने भुजाएं सी एफ इक्वल हो जाएगा किसके? एम एफ के। लीजिए, ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए, क्योंकि कोण बराबर तो भुजाएं भी आपस में ट्रायंगल में बराबर होती है, त्रिभुज का नियम। ओके, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, क्योंकि इसका अपर्चर छोटा है तो ये एन इतना ऊपर नहीं होगा, काफी क्लोज होगा, तो यहां पर अपर्चर मतलब द्वारक छोटा है, ठीक है, क्योंकि द्वारक छोटा है, तो एम एफ की वैल्यू भी काफी क्लोज होगी बच्चों, किसके? एमपी के या एफपी के। ठीक, ये एफपी के काफी क्लोज होगी, बराबर होगी। और एफपी की वैल्यू कितनी है बच्चों? एफपी की वैल्यू कुछ और नहीं, फोकस है, तो ये बच्चों ये इसके बराबर हो गया और ये इसके क्लोज हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः लिख सकते हैं हम क्या? एफ सी इक्वल हो गया किसके? एफ एम के, और एफ एम इक्वल हो गया किसके? एफ पी के। यहां से बच्चों एफ पी की वैल्यू एफ है, एफ पी की वैल्यू एफ है, इज इक्वल टू एफ पी लिख सकते हैं। अब अर्थात यहां पे लिखा जा सकता है कि सीपी जो है वो दो पार्ट में टूटा हुआ है, सीपी दो पार्ट में टूटा हुआ है, एक तो बच्चों सीएफ है और दूसरा जो है, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है, हम ये लिख सकते हैं क्या? सीपी जो है वो दो पार्ट में टूटा है, सीएफ और एफपी, एफपी, और सीपी की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? आर, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और सीएफ की वैल्यू इसके बराबर और ये इसके बराबर, और ये है क्या बच्चों? फोकस, ये भी फोकस प्लस ये भी फोकस, ये क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू 2f। यहां से एक रिलेशन निकल के आ गया, या फिर f बराबर बोल सकते हैं आर बाई 2। तो यहां से फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या, जो कि इसकी वक्रता त्रिज्या होती है, वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? हाफ होती है। तो याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? आधी होगी। तो बच्चों आज इसको अच्छे से आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में बच्चों हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे गोली दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।